बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो। तो आज वीडियो में लेकर आए, इसका टाइटल है केपीएस गिल सुपर कोप और पंजाब बिगेस्ट विलन, पंजाब 95 एंड सतलुज एक्सप्लेन्ड, दिलजीत दोसांझ। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 90 के दशक में पंजाब में कहावत चल पड़ी थी कि रात को दो ही लोगों का खौफ है, एक आतंकवादी का और दूसरा उस आदमी का जो आतंकवादियों को मारता है। एक लंबा चौड़ा सरदार, रौबदार मूछें, छाती पर अनगिनत मेडल और उसके चेहरे पर पत्थर जैसी सख्ती। नाम केपीएस गिल। भारत में एक हिस्सा उन्हें सुपर कॉप कहता है। वो अफसर जिसने वो जंग भी जीत ली जो भारत की सेना भी नहीं जीत पाई थी, जिसने पंजाब को टूटने से बचा लिया, जिसने खालिस्तान आंदोलन की पंजाब में नींव तोड़ दी। लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी है जो ये कहता है कि केपीएस गिल उस सिस्टम का सबसे बड़ा चेहरा थे जिसके राज में माओ के बेटे थानों से कभी घर नहीं लौटे। एक ही आदमी जिसे करोड़ों लोग हिंदुस्तान का क्राइसिस मैन, हिंदुस्तान का रक्षक मान रहे थे, और वही आदमी जिसके नाम से लाखों लोग, हजारों परिवार उसके मरने के 9 साल बाद भी उसका नाम सुनकर सिहर उठते हैं। लेकिन केपीएस गिल की कहानी सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। असम के दंगों से लेकर पंजाब के आतंकवाद, यहां तक कि 2002 में चलते गुजरात तक, जब अटल आडवाणी साथ मिलकर राजधर्म निभाने की बात कर रहे थे, तब भी गुजरात को जलने से बचाने वाला इंसान यही केपीएस गिल था। मोदी एरा की शुरुआत में कह सकते हैं कि सरकारें बदलती रही इस देश में, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन दशकों तक जब हालात हाथ से निकलते तो सिर्फ एक नाम सामने आता, यानी वो अफसर जो हर संकट में याद किया गया, क्राइसिस मैन बन गया। लेकिन ये वही अफसर है जिसको लेकर आज भी लोग सवाल पूछते हैं कि इस आग बुझाने वाले के हाथ आखिर इतने जले क्यों थे। और इसीलिए मन में सवाल आता है कि इतिहास में कुछ लोग विलन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम हीरो के तौर पर देखते हैं, लेकिन केपीएस गिल क्या इन दोनों में से है, या फिर वो उस तीसरी पंक्ति का हिस्सा है जिन पर इतिहास भी फैसला नहीं कर पाता। अब हिसाब देखिए, केपीएस गिल की छाती पर अनगिनत मेडल है। भारत की सरकार ने केपीएस गिल को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था, पद्मश्री। लेकिन इसी केपीएस गिल के नाम के आगे सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रखी गई थी एक सजा, और वो सजा एनकाउंटर की नहीं थी, एक महिला आईएएस अफसर से बदसलूकी की थी। और अगर आपको लगता है कि केपीएस गिल की जिंदगी का विवाद यहां खत्म होता है, तो सबसे मुश्किल सवाल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये गिल ही थे जिनके एक जिले अमृतसर के सिर्फ 3 शमशान घाटों के रिकॉर्ड से सीबीआई ने 2097 गुपचुप अंतिम संस्कारों की पुष्टि की, जहां लाशें बेनाम थी, लावारिस लिखकर जला दी जा रही थी, और जिस शख्स ने इन लाशों को गिना था, सबूत इकट्ठा किया था, जिसके ऊपर Z5 ने फिल्म बनाई सतलुज, जिसे आप पंजाब 95 कहते हैं, किरदार जसवंत सिंह खालड़ा, सितंबर 1995 में इन्हीं केपीएस गिल की पुलिस उसे उनके घर से उठा ले गई और फिर वो कभी नहीं लौटा। यानी जो आदमी दूसरों की गुमशुदगी का हिसाब लिख रहा था, वो केपीएस गिल के शासन में खुद ही हिसाब का हिस्सा बन गया। 25,000 हालांकि नौकरी तक ही नहीं, जिंदगी के बाद, मरने के बाद भी गिल इस देश का पीछा नहीं छोड़ रहे,
क्योंकि वक्त बदलता है, बहस नहीं। दिलजीत की फिल्म जब 48 घंटों में भारत में बैन हो गई, जिसकी कहानी हमने पिछले वीडियो में 1 घंटे आपको सुनाई थी विस्तार से, हर एक पहलू। वो फिल्म जिस दौर का दरवाजा खोलती है, उस दौर का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे उलझा हुआ किरदार यही केपीएस गिल है। और ये किरदार कितना उलझा हुआ है, इसको आप यूं समझिए कि 2017 में जब केपीएस गिल की मौत होती है तो हिंदुस्तान ने एक आदमी के 2 जनाजे देखे। एक जनाजा दिल्ली में, जहां श्रद्धांजलियां दी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि देश ने अपना सबसे बड़ा योद्धा खो दिया, सबसे बड़ा। वो आदमी जिसने दावा किया कि वो नक्सलवाद को 3 साल में खत्म कर देगा, वो जिसने कहा कि मुझे पता है कश्मीर में आतंकवाद कैसे मिटाना है, गुजरात दंगों को मैंने शांत कराया, असम दंगों को मैंने शांत कराया, पंजाब को आतंकवाद से मुक्त कर दिया। और वही आदमी उसी की मौत पर, उसी के घर पंजाब में, उन गांवों में जहां बूढ़े माँ बाप थे, वो बस इतना पूछ रहे थे कि वो जो हजारों बेटों को लावारिस मानकर जला दिया गया, वो हजारों परिवार जो दशकों से इंतजार कर रहे थे, अब उनका हिसाब कौन देगा। यानी एक आदमी, 2 सच 2 जनाजे, और दोनों तरफ सच्चे आंसू, क्योंकि दोनों के पास अपने तर्क हैं, दोनों के पास सबूत है और दोनों का सच सच है। और यही केपीएस गिल है। इसलिए आज जब हम आपको केपीएस गिल की कहानी सुनाएंगे तो हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। आज इस कहानी में जज बनकर नहीं, गवाह बनकर ले चलेंगे और आपको वो सब कुछ दिखाएंगे जो केपीएस गिल के दौर में, पूरी कहानी दोनों तरफ की, बिना कट के, बिना कुछ छिपाए। और हो सकता है कि इस वीडियो के आखिर पहुंचते पहुंचते आप एक फैसला कर लें कि, या हो सकता है कि आप आखिर पहुंचने तक कई बार अपने फैसलों को खुद ही बदल दें। कई बार आप गिल की तरफ और कई बार गिल के खिलाफ। कई बार आप उसे देश का सबसे जाबाज पुलिस अफसर माने और कई बार उसे पंजाब का सबसे बड़ा कातिल, या फिर अंत में शायद आप दोनों माने। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज ये कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि अधूरी कहानियां इस देश की सबसे बड़ी बीमारी। इसलिए आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, पूरा सच, A to Z। मैं आपको लेकर चलूंगा उस पंजाब में जो हर रोज जल रहा था, ताकि आप समझ सकें गिल जैसे आदमी की पंजाब को जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि वो पंजाब कैडर के ऑफिसर नहीं थे, पंजाब उनका घर था, ऑफिसर वो कहीं और से थे। फिर मैं आपको उस ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा जिसमें स्वर्ण मंदिर बिना टैंक चलाए खाली करवा दिया गया। 200 आतंकवादियों ने कैमरे के सामने हथियार डाले। फिर वो रणनीति जिसे आज दुनिया गिल डॉक्ट्रिन के नाम से पढ़ती है और जिसने 10 साल की जंग को 2 साल में खत्म कर दिया। लेकिन इसके बाद कहानी का वो हिस्सा होगा जो किसी सरकारी फाइल में दर्ज नहीं हुआ। हजारों गुमशुदा नौजवान और उस आदमी की पूरी दास्तान जिसका अंजाम मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद अब आपको उस केस के बारे में बताएंगे जिसमें एक महिला अफसर ने 17 साल लड़कर देश के सबसे ताकतवर पुलिस वाले को सुप्रीम कोर्ट में दोषी साबित किया। हम आपको 2002 का जलता हुआ गुजरात दिखाएंगे जहां आग बुझाने के लिए इन्हीं केपीएस गिल को उतारा गया था। और फिर आखिर में दोनों पक्षों की मजबूत दलीलें रखेंगे आमने सामने, सिर्फ दावों के जरिए नहीं, हर बात के साथ अदालत के फैसले, सीबीआई की जांच, सरकारी रिकॉर्ड, ताकि आप तय कर सकें कि आप केपीएस गिल को किस नजरिए से देखने वाले हैं। तो भाई साहब, पानी मंगा लीजिए, आराम से बैठ जाइए, थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि कहानी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और इस कहानी को समझने के लिए आपको मेरे साथ 50 साल भी चलना पड़ेगा, उस पंजाब में जहां से ये आग सबसे पहले सुलगी थी। लेकिन इसकी शुरुआत करें उससे पहले हम भी आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखें ताकि हम निष्पक्षता के साथ आप तक यूं ही खबरें पहुंचाते रहें। एक हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और दूसरा हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि ये वीडियोस हम खुद आपको भेज सकें। आप चाहें तो सीधे व्हाट्सएप में जाकर सर्च कर सकते हैं शुभांकर मिश्रा पेजेस में और हम आपको मिल जाएंगे। अगर आप इतना टेक्निकल नहीं समझते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट है, उसमें हमारा लिंक पड़ा है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, सीधे व्हाट्सएप जुड़ जाएगा। अब शुरुआत करते हैं केपीएस गिल की
50 साल बीत चलकर। केपीएस गिल की कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले उस पंजाब को देखना पड़ेगा जिसमें उन्हें उतारा गया था। 70 के दशक का आखिरी दौर था जब पंजाब में एक आवाज उठी, अलग देश की, खालिस्तान की। पंजाब में हर तरफ जनरल सिंह भिंडरावाले का नाम गूंजने लगा। शुरुआत भाषणों से हुई, फिर बंदूकें बोलने लगी, अफसर मारे जाने लगे, पत्रकार मारे जाने लगे, आम लोग भी मारे जा रहे थे, हिंदू भी और वो सिख भी जो इस सोच से सहमत नहीं थे। इसके बाद आया साल 1984 जून का महीना। सरकार ने वो कदम उठाया जिसकी गूंज आज तक सुनाई पड़ती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। सेना स्वर्ण मंदिर में घुसी क्योंकि भिंडरावाले और उसके हथियारबंद साथी वहीं मोर्चा जमाए बैठे थे। टैंक चले, अकाल तख्त यानी सिखों की सबसे ऊंची गद्दी मलबे में तब्दील कर दी गई। इसके बाद उस ऑपरेशन में भिंडरावाले की मौत हो गई, लेकिन सिख समाज के दिल में एक जख्म छूट गया। 5 महीने के बाद 31 अक्टूबर साल 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों ने गोलियों से भून दिया और उसके बाद दिल्ली समेत कई शहरों में वो हुआ जो इस देश में काले पन्नों में दर्ज हो गया। सिख विरोधी दंगे जिनमें हजारों बेगुनाह सिख मारे गए, सड़कों पर, घरों में, ट्रेनों में। अब आप सोचिए, पंजाब को जख्म पर जख्म मिल रहे थे। पंजाब का नौजवान गुस्से में था और यही गुस्सा आतंकवाद के लिए ईंधन बन गया। सरहद पार से इस आग में बकायदा घी डाला जा रहा था, हथियार भी दिए जा रहे थे, पैसा भी दिया जा रहा था। और ऐसा नहीं कि शांति की कोशिश नहीं की गई। जुलाई 1985 में राजीव गांधी और अकाली नेता संत लोंगोवाल के बीच एक समझौता हुआ। ये लगा कि शायद आगे का रास्ता निकल आया, लेकिन समझौते के महीने भर के अंदर ही उग्रवादियों ने लोंगोवाल को गोली मार दी। संदेश साफ था, जो भी शांति की बात करेगा वो बचेगा नहीं। और उसी साल जून में कनाडा से आ रहा एयर इंडिया का कनिष्क विमान हवा में बम से उड़ गया। 329 लोगों की मौत हुई, जिनमें अधिकतर कनाडा में बसे सिख परिवार थे। यानी ये आग पंजाब की सरहदों को लांघ चुकी थी। अगले 10 साल पंजाब खून में डूबा रहा। कितना खून, इसे आप सिर्फ एक घटना समझिए। जून 1991 की एक रात लुधियाना के पास हथियारबंद लोगों ने 2 ट्रेनें रोकी, डिब्बों में घुसे और यात्रियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। एक रात में अंदाजन 80 से ज्यादा लोग मारे गए। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। अकेले 1991 में 2500 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। पूरे संघर्ष में अंदाजन 20 से 25 हजार जाने गई, जिनमें आम लोग, पुलिस वाले और उग्रवादी सभी शामिल थे। और यहां पर आप एक बात और समझिए, इस आग में जलने वाले भी ज्यादातर पंजाबी थे, जो आतंक के शिकार भी थे और बाद में पुलिस की ज्यादती के भी शिकार थे। अब यहां पर कहानी हिंदू बनाम सिख की नहीं है, ये कहानी जलते हुए पंजाब की है। और इस लाइन को आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी जलते पंजाब पर टिकी है। और यही पंजाब जब जल रहा था, तब साल 1984 में एक अफसर की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है कंवर पाल सिंह गिल, केपीएस गिल। जन्म 29 दिसंबर साल 1934 लुधियाना के एक जाट सिख परिवार में। पिता सिंचाई विभाग में इंजीनियर। और यकीन मानिए, जिस आदमी के नाम से आगे चलकर आतंकवादी कांपेंगे, कहा जाता है वो बचपन में अंधेरे से इतना डरता था कि रात में अकेले बाहर जाने से घबराता था। साल 1958 बैच के आईपीएस अफसर, लेकिन पंजाब के नहीं बल्कि असम मेघालय कैडर के। और ये कहा जाता है कि ये कैडर भी केपीएस गिल ने खुद चुना था, जानबूझकर घर से दूर, ताकि सियासी दखल के बगैर वो काम कर सके। वहां पर करीब 28 साल नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद अपनी आंखों से देखा और उससे लड़ते रहे। उन असम वाले सालों का एक किस्सा वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने सुनाया था। साल 1983 में दंगा प्रभावित इलाकों के दौरे से लौटते वक्त गिल का काफिला एक पुल पर फंस गया। सामने हथियारों से लैस हजारों की भीड़ थी। गिल के पास कुल जमा 7 राइफलें और एक मशीन गन। गिल शांत रहे और गाड़ी सीधे भीड़ की तरफ बढ़ा दी। भीड़ रास्ता छोड़ गई। सालों बाद जब गुप्ता ने पूछा कि उस दिन गोली क्यों नहीं चलाई, तो गिल का जवाब था, चलवाता तो कितने लोग मरते।
यानी ये आदमी सिर्फ बंदूक का नहीं बल्कि नसों का खेल जानता था। वो समझता था कि ह्यूमन साइकोलॉजी से कैसे डील किया जाता है। लेकिन असम ने भी गिल को सिर्फ तमगा नहीं दिया, दाग भी दिया, जो उम्र भर पीछा करता रहा। साल 1979 में असम आंदोलन के दौरान एक चुनावी प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुआ। बाद में 22 साल के छात्र नेता खरगेश्वर की लाश मिली और गिल पर ही सीधे हत्या के आरोप लगे थे। हालात ऐसे थे कि असम में कोई गवाह या वकील सामने आने को तैयार नहीं हुआ। केस दिल्ली हाईकोर्ट भेजा गया और बाद में सबूतों के अभाव में गिल बरी हो गए। बरी, लेकिन सवाल जिंदा रहा। इतना जिंदा कि सालों बाद जब केंद्र ने असम का राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव भेजा तो असम की अपनी ही सरकार ने मना कर दिया था। यानी सरकार ने जलते पंजाब में एक ऐसा सिख अफसर उतारा जो एक बगावत को नजदीक से कुचल चुका था और जिसके नाम के साथ तमगे और इल्जाम दोनों पहले से चले आ रहे थे। और यहीं से शुरू होती है पंजाब में केपीएस गिल की कहानी। यहां मैं एक बात और साफ कर दूं कि ऐसा नहीं है कि पंजाब में केपीएस गिल के आने से पहले सख्ती नहीं हुई थी। पहले भी सख्ती आजमाई गई थी। केपीएस गिल से पहले पंजाब के डीजीपी थे जूलियो रिबेरो, जिनकी नीति का नाम ही पड़ गया था गोली का जवाब गोली। लेकिन हालात का अंदाजा इससे लगाइए कि 1986 में खुद रिबेरो पर जालंधर में उन्हीं की पुलिस लाइन के अंदर हमला हो गया। यानी डीजीपी जब अपनी ही छावनी में महफूज नहीं था तो सवाल कि आम आदमी क्या हाल होगा। यानी पंजाब में जो सख्ती की जा रही थी, गिल उसके जनक नहीं थे, शुरुआत नहीं की थी। वो उसे उस मुकाम पर ले जाने वाले थे जहां से ये जंग पलटने वाली थी। और ये फर्क आप समझिएगा क्योंकि ये फर्क आगे आपको समझाएगा चीजों को आसान तरीके समझने में। क्योंकि जब जातियों का हिसाब होगा तो कटघरे में सिर्फ एक आदमी नहीं, वो पूरा सिस्टम होगा जो सालों से इसी रास्ते पर चला रहा था। और फिर 1988 आते आते इतिहास खुद को दोहराने लगता है। स्वर्ण मंदिर एक बार फिर उग्रवादियों के हिस्से चला आता है। स्वर्ण मंदिर में उग्रवादी जमा हो जाते हैं, हथियार बंद अंदर पहुंच जाते हैं, मोर्चे तैयार कर लिए जाते हैं। सरकार के सामने अब फिर वही पुराना सवाल होता है कि अब क्या करें। क्या एक बार फिर से सेना भेजें, क्या फिर से टैंक भेजी जाए। लेकिन इस बार कमान जो थी वो केपीएस गिल के हाथ में थी, जो कुछ महीने पहले ही पंजाब के डीजीपी बनाए गए थे। और गिल ने वो किया जो ऑपरेशन ब्लू स्टार का बिल्कुल उल्टा था। मई 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर केपीएस गिल ने चलाया। वैसे इसी नाम से 1986 में भी एक छोटा ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन इतिहास में जो दर्ज हुआ वो 1988 का ये दूसरा फेज था गिल की कमान में। गिल ने सेना नहीं बुलाई, मंदिर में घुसने में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पूरे परिसर की घेराबंदी कर दी, स्वर्ण मंदिर में बिजली काट दी, पानी काट दिया, खाना अंदर जाना बंद। अब जरा ये मंजर आप आंखों के सामने लाइए। आसपास की ऊंची इमारतों की छतों पर शार्प शूटर लेटे हुए हैं, दूरबीन से हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। नीचे सड़क पर देश विदेश के मीडिया के कैमरे लाइन से लगे हुए हैं, लाइव दिखा रहे हैं। और अंदर अंधेरा है, भूख है, प्यास है, घटता हुआ हौसला है। यह गिल की सबसे कमाल की चाल थी कि मीडिया को भगाया नहीं, मीडिया को सामने बिठा दिया। अब अंदर बैठे लोगों के पास दो ही रास्ते थे, या तो भूखे प्यासे मर जाओ या फिर बाहर आ जाओ। 10 दिन की घेराबंदी चली। बीच में एक दिन सीज फायर करके मंदिर में फंसे करीब 940 श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। यानी घेराबंदी में भी हिसाब किताब था, कुछ भी अंधाधुंध नहीं था। कुछ उग्रवादी मुठभेड़ में मारे गए और फिर आया वो नजारा जो पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने देखा। करीब 200 उग्रवादी हाथ ऊपर करके कतार में कैमरों के सामने बाहर निकले और सरेंडर कर दिया। स्वर्ण मंदिर सुरक्षित रहा, कोई टैंक नहीं चला, अकाल तख्त नहीं टूटा, कोई नया धार्मिक जख्म नहीं बना। और जो उग्रवादी खुद को कौम का हीरो कह रहे थे, उन्हें दुनिया के सामने हथियार डालते देखा गया। उस वक्त ये सिर्फ फौजी जीत नहीं थी, ये सोच की जीत थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में टैंक चले थे, ऑपरेशन ब्लैक थंडर में कैमरे चले थे। और यही फर्क केपीएस गिल की पहचान हो गया। इसी के बाद देश ने उन्हें एक नाम दिया, सुपर कॉप। साल 1989 में सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा और अखबारों ने लिखा कि इस आदमी को पता है कि जंग जीती कैसे जाती है। लेकिन आप रुकिए, क्योंकि असली इम्तिहान अभी बाकी था।
मंदिर खाली करवाना एक बात है और पंजाब से आतंकवाद को उखाड़ना बिल्कुल दूसरी बात है। और यहीं से शुरू होती है पंजाब में केपीएस गिल की लड़ाई। वो लड़ाई जिसमें कुछ लोग उन्हें आतंकवाद को मिटाने वाला सुपर कॉप कहते हैं, तो कुछ पंजाब में नौजवानों का कातिल जिसने लावारिस बोलकर पंजाब के बेटों को जला दिया। साल 1991 में पंजाब अपने सबसे बुरे दौर में था। हर साल हजारों मौत हो रही थी। हालात इतने खराब थे कि चुनाव तक टालने पड़े। पुलिस थानों में दुबकी थी। शाम ढलते ही सड़कों पर उग्रवादियों का राज होता था। कई पुलिस वाले तो डर के मारे वर्दी पहनकर घर नहीं जाते। और इस बदहाली की एक वजह यह भी थी कि गिल उस वक्त पंजाब में थे ही नहीं। साल 1990 में जब केंद्र की सरकार उग्रवादी गुटों से बातचीत की कोशिश कर रही थी, तो सामने एक शर्त यह भी आई थी कि गिल को पंजाब से हटा दो, तब शांति होगी। अब आप खुद सोचिए कि उग्रवादियों की शर्तों की लिस्ट में एक अफसर का नाम था। सरकार ने गिल को दिल्ली बुला लिया, लेकिन शांति आने की जगह हालात और बदतर हो गए। यहां तक कि नए डीजीपी के डॉक्टर बेटे तक को मार दिया गया। आखिरकार 1991 में नई केंद्र सरकार ने गिल को वापस पंजाब भेजा, और इस बार पूरी खुली छूट के साथ। इसी दौर में गिल दूसरी बार पंजाब के डीजीपी बनते हैं और आते ही पूरा खेल पलट देते हैं। उनकी रणनीति को आज दुनिया गिल डॉक्ट्रिन के नाम से जानती है, और ये कोई यूट्यूब वाली भाषा नहीं है। आज की दुनिया भर के काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट इसे बाकायदा पढ़ते और पढ़ाते हैं। और इस पूरी सोच की नींव में एक बात पक्की थी कि गिल का पक्का यकीन था कि उग्रवाद से जंग सेना या बाहर की फोर्स नहीं जीत सकती। ये जंग सिर्फ लोकल पुलिस जीत सकती है, क्योंकि गांव की गली और गली का आदमी सिर्फ वही पहचानती है। बाकी सब मदद कर सकते हैं, जीत पुलिस दिलाएगी। और ये बात आप समझिएगा। सबसे पहली बात, पुलिस अब बचाव नहीं करेगी। गिल के आने से ये बदल गया। वो हमला करेगी। वो थाने बैठकर हमले का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि गांव-गांव जाकर ऑपरेशन चलाएगी। गिल खुद बुलेट प्रूफ काफिले में सबसे खतरनाक इलाकों में जाते, ताकि सिपाही का डर जो है वो खत्म हो जाए। उनका मानना था कि जिस दिन पुलिस का डर खत्म हो गया, उस दिन से उग्रवाद डरना शुरू कर देगा। इसके साथ ही भर्ती का दरवाजा खोल दिया गया। पंजाब पुलिस की ताकत करीब 35,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई। और इसका एक छिपा फायदा भी था। जो नौजवान कल उग्रवाद की तरफ खिंच सकता था, वो वर्दी पहनकर उसी के खिलाफ खड़ा था। दूसरी बात, निशाने पर पैदल लड़ाके नहीं, कमांडर होंगे। गिल का सीधा हिसाब था कि सांप को मारना है तो पूंछ नहीं, फन कुछ लो। हर बड़े संगठन के टॉप कमांडरों की लिस्ट बनाई गई और एक एक करके वो लिस्ट छोटी होती गई। तीसरी बात, मुखबिरों का जाल, जिसको लेकर बहुत सारी फिल्में बनी। बाद में कैट जैसी फिल्म बनाई गई। गांव-गांव में पुलिस से कहा, सरेंडर करने वालों के लिए माफी और पैसे का रास्ता, ताकि संगठन अंदर से टूट जाए। और मारे गए या पकड़े गए उग्रवादियों पर पुलिस को नकद इनाम। यह आखिरी पॉइंट याद रखिएगा, आगे चलकर यही सबसे बड़े विवाद की जड़ बनेगा। और चौथी बात, शायद सबसे ज्यादा असरदार, रात पर कब्जा, जिसे पुलिस की भाषा में बाकायदा नाम दिया गया नाइट डोमिनेंस। आपको समझना पड़ेगा कि उग्रवाद की असली ताकत रात होती है। रात में ही हथियार इधर से उधर जाते हैं। रात में ही लड़ाके गांवों में खाना खाते हैं, पनाह लेते हैं। गिल ने उनसे वो रात छीन ली। रात के नाके, रात की घेराबंदी, रात के ऑपरेशन। जो रातें कभी उग्रवादियों की थी, वहां हर मोड़ पर पुलिस खड़ी थी। पनाह देने वाले गांव हाथ खींचने लगे, क्योंकि उग्रवादी को खाना खिलाने का मतलब था अगली सुबह पुलिस का दरवाजे पर पहुंच जाना। गिल कहते हैं कि जो रात जीतता है वही पंजाब जीतता है। और पांचवी बात, बंदूक के साथ पैरेड। 1992 में गिल की सुरक्षा में चुनाव करवाए गए। उग्रवादियों ने बहिष्कार की धमकी दी थी और वोट सिर्फ 24% के आसपास पड़े, लेकिन सरकार बन गई। बेअंत सिंह मुख्यमंत्री बने और पुलिस के पीछे एक चुनी हुई सरकार खड़ी थी। और यहीं से शुरू होता है पंजाब में आखिरी और सबसे आक्रामक दौर। पंजाब में जिस केपीएस गिल की पुलिस पर 2,500 से ज्यादा लोगों के एनकाउंटर और लावारिश बताकर जलाने के आरोप लगे, उस आतंकवाद और पुलिस की जंग में पुलिस ने भी कीमत चुकाई थी। इस जंग में 1700 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए थे। पंजाबी पुलिसकर्मी, पंजाब के रहने वाले, उनके परिवार, उनके बच्चे निशाने पर थे। सिर्फ सिपाही नहीं, बड़े अफसर तक मारे गए थे। एसएसपी गोविंद राम को उनके दफ्तर में बम से उड़ाया गया था। यानी उस दौर में वर्दी पहनने का मतलब भी था पूरे परिवार की जान दांव पर लगाना।
हालांकि जीत की इस कहानी में एक कड़वा मोड़ भी है। 31 अगस्त 1995 को यानी शांति लौटने के 2 साल बाद जिस मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के साथ मिलकर गिल ने ये जंग जीती थी, उन्हें चंडीगढ़ सचिवालय के बाहर एक मानव बम से उड़ा दिया गया। उनके साथ 17 और लोग मारे गए और सबसे बड़ा धक्का यह था कि वो हमलावर कोई बाहरी नहीं, पंजाब पुलिस का एक सिपाही निकला। यानी आग बुझ गई थी लेकिन चिंगारियां जिंदा थी और सिस्टम के अंदर थी। अब आप ये तारीख याद रखिएगा, 31 अगस्त 1995, क्योंकि इसके ठीक 6 दिन बाद एक और आदमी गायब होने वाला था। गिल के चाहने वाले ये कहते हैं कि ये आदमी ना होता तो आज नक्शे पर पंजाब कहां होता कोई नहीं जानता। लेकिन वो सवाल जो इस पूरी कहानी को पलटता है, पंजाब शांत तो हो गया लेकिन ये शांति आई कैसे? इसकी शांति की कीमत किससे चुकाई? अब तक आपने जो सुना वो अखबार के पहले पन्ने की कहानी थी। अब वो कहानी जो शमशान घाटों के रजिस्टरों में लिखी गई कि केपीएस गिल के दौर में हजारों नौजवान आखिर गए कहां। ये कहानी का वो हिस्सा है जिसकी वजह से सतलुज जैसी फिल्में 30 साल बाद भी हटा दी जाती हैं। आरोप यह है कि इसी दौर में पंजाब पुलिस ने हजारों नौजवानों को उनके घरों से उठाया, बिना गिरफ्तारी दिखाए, बिना मुकदमे के। कईयों को कथित फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया, इनकाउंटर, कईयों के शव को लावारिस बताकर चुपचाप जला दिया गया, नहरों में बहा दिया गया। इनाम वाली पॉलिसी ये निकाली गई थी और यहां दोनों का तर्क समझिएगा। पुलिस का पक्ष ये था कि जान जोखिम में डालने वाले सिपाही को इनाम देना दुनिया भर में उग्रवाद से लड़ने का एक आम तरीका है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसके आलोचक जो थे वो ये कह रहे थे कि जब इनाम लाश पर मिलने लगता है तो कुछ लोगों के लिए मुठभेड़ धंधा बन जाती है, क्योंकि जितनी लाशें उतना पैसा उतनी तरक्की। और ये धंधा चलता कैसे है, इसका आरोपों वाला खाका बापू सुनाते हैं। आपने किसी नौजवान को उठाया, कुछ दिन गैर कानूनी हिरासत में रखा, फिर किसी सुनसान जगह मुठभेड़ दिखा दी, शव को अज्ञात उग्रवादी बताकर जला दिया और फाइल में कामयाब एनकाउंटर, इनाम और तरक्की दर्ज। न लाश का कोई दावेदार, न सवाल पूछने वाला। यही वो पैटर्न है जो आगे चलकर खालड़ा केस की अदालती जांच में हूबहू निकला। अब सच इन दोनों के बीच कहीं रहा। उन कागजों में बदलने वाला एक ही आदमी था, याद है वो नाम जिसका नाम थोड़ी देर पहले लिया था हमने, जो दूसरों की गुमशुदगी का हिसाब करते करते खुद उस हिसाब का हिस्सा बन गया। नाम जसवंत सिंह खालड़ा। वही व्यक्ति जिसका किरदार सतलुज में दिलजीत दोसांझ ने निभाया है। ना कोई पुलिस वाला, ना उग्रवादी, अमृतसर के बैंक में काम करने वाला एक सीधा साधा आदमी जिसका किरदार फिल्म में दिलजीत ने निभाया। 1992 में खालड़ा के बैंक के डायरेक्टर पियारा सिंह को पुलिस उठा ली गई। बाद में पता चला कि मुठभेड़ मारे गए, परिवार को बगैर बताए अंतिम संस्कार कर दिया गया। खालड़ा के दिमाग में एक सवाल आया कि अगर परिवार को बिना बताए जलाया गया तो ऐसे कितने और अफसर होंगे। और फिर ये बैंक का बाबू वो कर गया जो बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं कर पाई। खालड़ा ने शमशान घाटों के नगरपालिका के रिकॉर्ड खंगाले, चिता की लकड़ी खरीदने के रजिस्टर तक। अमृतसर के 3 शमशान घाटों, दुर्गियाना, पट्टी और तरन तारन से जो निकला उसे पहली नजर में यकीन करना मुश्किल था। हजारों लावारिस अंतिम संस्कार। खालड़ा का दावा था कि पूरे पंजाब में करीब 25,000 लोग गायब हुए। अब आप यहाँ पर एक सेकंड रुकिए और सोचिए, ये सब करने वाला कोई अकेला आदमी नहीं था। घर में पत्नी थी, बच्चे थे, यानी खालड़ा के पास खोने के लिए बहुत कुछ था और वो जानते थे कि वो क्या गिन रहे हैं, उनके साथ क्या हो सकता है। और ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही ईमानदारी है। 25,000 खालड़ा का दावा था पूरे पंजाब के लिए। हालांकि जो पुष्टि हुई वो भी कम भयानक नहीं थी। सीबीआई ने जांच के बाद इन्हीं शमशान घाटों के इलाकों में 2097 गैर कानूनी अंतिम संस्कार कंफर्म किए थे। और ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि सीबीआई ने बाकी पंजाब देखा और कुछ नहीं मिला। उसकी जांच का दायरा ही सिर्फ यही इलाका था, बाकी पंजाब की गिनती कभी की ही नहीं गई। इसीलिए केवल 2000 के आसपास का इलाका यहां से मिलता है। 1995 की शुरुआत में खालड़ा कनाडा भी गए थे और ये दस्तावेज दुनिया के सामने रखे थे। वहां उन्होंने एक बात कही थी जो इतिहास में दर्ज हुई, एक दिए की कहानी जिसको हमने पहले भी सुनाया था। जो नहीं जानते उन्हें फिर से बता दे रहे हैं कि मैं अंधेरे को मिटाना चाहता हूं, वो दिया जो अंधेरे को मिटाना चाहता है। और आज लाखों लोग वो दिया बनकर ये बात रख रहे हैं। हालांकि खालड़ा साहब जब भारत लौटे तो धमकियां मिली और ये धमकियां अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। तरन तारन के एसएसपी अजीत सिंह संधू की तरफ से खालड़ा
को सीधा संदेश पहुंचाया गया कि बंद कर दो वरना तुम भी उन्हीं लावारिस लाशों की लिस्ट में जाओगे। खालड़ा रुके नहीं, बल्कि अपने अपहरण से कुछ दिन पहले एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें लिखा कि मुझे पता है पुलिस जल्द मार देगी, लेकिन मारने से गुमशुदा सिखों को खोजने का मिशन बंद नहीं होगा। और फिर 6 सितंबर 1995 बेअंत सिंह की हत्या के ठीक 6 दिन बाद खालड़ा जब अपने घर के बाहर गाड़ी धो रहे थे, पुलिस वाले आए, उठाया और फिर वो कभी दिखाई नहीं पड़े। यह अपहरण कोई अंधेरे में हुई साजिश नहीं थी, इसका एक चश्मदीद था, खालड़ा का साथी, जिसने सब अपनी आंखों से देखा। उसे डराया गया, धमकाया गया, लेकिन वो अदालत में डटा रहा और आगे चलकर उस गवाही का हिस्सा बना। अब यहाँ एक बात आप और समझिए, जिस वक्त खालड़ा उठाए गए उस वक्त पंजाब पुलिस की कमान केपीएस गिल के हाथ में थी और उसी साल के आखिर में वो रिटायर भी हुए। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो केवल आरोप नहीं है, अदालत का फैसला है। सीबीआई की जांच में ये बात निकल कर आई कि खालड़ा को तरन में गैर कानूनी हिरासत में रखा गया, तड़पाया गया और फिर तड़पा कर मार दिया गया। गवाही में कहा गया कि आखिरी वक्त में बस थोड़ा सा पानी मांगा था और जवाब में गोली दे दी गई। निशब्द हो गया, सिर्फ पानी मांगा था और गोलियां दी गई। ये बेचैन करने जैसा है। खैर, कहानी सुनाना है, शो मस्ट कंटिन्यू। यही वो पल था जब गिल को सुपर कॉप से कातिल के नजरिए में पंजाब के एक वर्ग ने देखना शुरू कर दिया और ये अदालत ने माना। गिल को लेकर नहीं, लेकिन 2005 में अदालत ने 6 पुलिस वालों को अपहरण और हत्या का दोषी ठहराया। साल 2007 में हाईकोर्ट ने सजा उम्र कैद तक पहुंचाई और ये फैसला आसमान से नहीं आया। खालड़ा के जाने के बाद उनकी पत्नी परमजीत कौर ने वो दिया था। 10 साल तक अदालतों के चक्कर लगाती रही, गवाहों को जोड़े रखा, धमकियां झेली और तभी सजा हुई। यानी जो दिया बुझाया गया था उसकी लौ एक औरत ने जिंदा रखी। और सबसे बड़ी बात, जिस सच को साबित करने में खालड़ा ने जान लगाई थी, उनकी अपनी मौत ने खुद उसी सच पर अदालती मुहर लगा दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपा और सैकड़ों परिवारों को मुआवजा मिला। और उन 2097 में एक डिटेल ऐसी है जो लावारिस को और भयानक बनाती है। जांच में इनमें से करीब 582 शवों की पूरी पहचान हो गई। मतलब सैकड़ों शव ऐसे थे जिनका नाम पता मालूम किया जा सकता था, लेकिन फिर भी परिवारों को खबर नहीं दी गई, चुपचाप जला दिया गया। ज्यादातर मामलों में ये कभी तय नहीं हुआ कि मारा किसने। पैसा मिला परिवारों को, लेकिन जवाब नहीं मिला। एक और नाम याद रखिएगा, तरन के पूर्व एसएसपी अजीत सिंह संधू, जिनकी धमकी का जिक्र आपने सुना। खालड़ा केस में वो मुख्य आरोपी थे। जेल गए, जमानत पर छूटे और 23 मई 1997 को ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मौके से पंजाबी में लिखा एक नोट भी था, जलालत दी जिंदगी जीण नालों मर जाना ही चंगा है। यानी जिल्लत की जिंदगी जीने से मर जाना बेहतर है। ये कहानी सिर्फ मारे गए लोगों की नहीं है, वो सिस्टम की भी है, जिसने आखिर में अपने ही सिपाहियों को भी अकेला छोड़ा था। और गिल, उनका पक्ष भी आपको पूरी ईमानदारी से सुनाते हैं। गिल ने सिस्टम के तौर पर फर्जी मुठभेड़ के आरोप को हमेशा खारिज किया। केपीएस गिल का यह तर्क था कि जंग जैसे हालात में 100% साफ सुथरा ऑपरेशन मुमकिन नहीं होता है। कुछ ज्यादतियां हुई होंगी, लेकिन उनके मुताबिक ज्यादातर मुठभेड़ असली उग्रवादियों से हुई थी। गुमशुदगियों पर उनका जवाब और भी तीखा था। उनका दावा था कि लापता बताए गए लोगों में बहुत से लोग मरे नहीं, बल्कि विदेश भाग गए। उनके परिवार वालों को उनके ठिकाने पर आते। और तो और गिल यहां तक दावा करते कि उग्रवाद के खिलाफ दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई, पंजाब की ये मुहिम सबसे ज्यादा काबू में रही, सबसे ज्यादा इंसानी थी। कहते थे कि पूरी फोर्स को कातिल कहना उन 1700 शहीदों का अपमान है जिन्होंने वर्दी में जान दी। और एक तथ्य यहां आप ये भी समझिए, खालड़ा केस में सजा निचले स्तर के पुलिस वालों को हुई। खुद गिल पर इस मामले में कभी कोई केस नहीं चला। किसी भी अदालत ने उन्हें कभी मुठभेड़ों का दोषी नहीं पाया। वो आखिरी सांस तक अपने अफसरों के बचाव में चट्टान की तरह खड़े रहे।
समर्थक इसे नेतृत्व कहते हैं। एक कप्तान ने अपने सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ा। आलोचक इसे ढाल कहते हैं, जिसके पीछे गुनाह चलते रहे। कौन सही, ये आप सोचते रहिए। तब तक मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूं जो बंदूकों और मुठभेड़ से बहुत दूर हुआ था। हाँ, और यही एक सवाल उठा कि जो आदमी हजारों मुठभेड़ों के इल्जामों में अदालत में कभी दोषी नहीं ठहराया गया, वो आखिर हारा कहां? जवाब आपको परेशान कर देगा। एक पार्टी की शान में 18 जुलाई साल 1988 चंडीगढ़ में अफसरों की एक पार्टी थी। वहां मौजूद थी वरिष्ठ IAS अधिकारी रुपेन देवल बजाज। आरोप है कि उस पार्टी में देश के सबसे ताकतवर पुलिस अफसर KPS गिल ने उनके साथ छेड़छाड़ की। अब आप सोचिए कि एक तरफ वो आदमी जिससे पूरा देश पंजाब का रखवाला मान रहा है, दूसरी तरफ एक महिला अधिकारी जो कह रही है कि रुतबा कितना बड़ा हो। गलत तो गलत है। बजाज कहती है कि जब शिकायत की तो ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र मामले को दबाने में लग गया। यहां तक कि एक बड़े अफसर ने कहा कि ऐसी चीजें होती रहती हैं। खुद को खुशकिस्मत समझो कि बात आगे नहीं बढ़ी। लोगों ने कहा कि छोड़ दीजिए, आप जीतेंगे नहीं। लेकिन बजाज ने केस लड़ा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 17 साल। 2005 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, गिल को दोषी ठहराया गया। अदालत ने जेल की जगह प्रोबेशन और जुर्माने में जरूर बदल दी, लेकिन दोष बरकरार रखा। हालांकि गिल ने इसके बाद भी कभी सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी। और बजाज, जुर्माने के पैसे उन्होंने एक महिला संगठन को दान कर दिए। उन्हें पैसा नहीं चाहिए था, बस इतिहास में एक लाइन चाहिए थी कि रुतबा कितना भी बड़ा हो, गलत गलत होता है। और यह आरोप नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत की मोहर थी। अब आप इस तस्वीर को समझिए कि एक तरफ KPS गिल के हाथ में पद्मश्री और नाम के आगे सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रखी गई सजा। ये जो विरोधाभास है, यही KPS गिल है। और ये विरोधाभास सिर्फ केसेस नहीं था, उनकी शख्सियत में भी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सख्त चेहरे वाला पुलिस वाला अंग्रेजी साहित्य का पढ़ाकू था। गालिब की शायरियों का बड़ा शौकीन था। रिटायरमेंट के बाद उसने किताबें लिखी जिसमें सबसे चर्चित थी पंजाब द नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड, जहां पंजाब की उस जंग और अपने हर फैसले का खुलकर बचाव किया। यानी एक हाथ में कविता और दूसरे में देश की सबसे खूनी जंगी कमान। ना कभी माफी मांगी, ना कभी अफसोस। वो टीवी की बहसों में आखिर तक यही कहते रहे कि मैंने पंजाब को बचाया है और मुझे इस पर गर्व है। पंजाब के बाद की जिंदगी भी उतार चढ़ाव वाली रही। बीच में 14 साल भारतीय हॉकी फेडरेशन की अध्यक्षता की, जो 1998 के एशियन गेम्स के गोल्ड से शुरू होकर 2008 में उस मुकाम पर खत्म हुई जब भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने फेडरेशन को ही भंग कर दिया। और उसी साल हॉकी का जन्मदाता देश ओलंपिक तक नहीं खेल पाया। हालांकि हॉकी साइड स्टोरी थी, लेकिन असली सवाल ये कि वर्दी उतरने के बाद भी ये आदमी हर आग में आखिर क्यों बुलाया जाता रहा। चलते गुजरात से नक्सली जंगलों तक हर बार KPS गिल भारत के क्राइसिस मैन कैसे थे। रिटायरमेंट के बाद KPS गिल ने अपना रिसर्च संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट खड़ा किया, जहां से वो आखिर तक आतंकवाद पर लिखते और सरकारों को सलाह देते रहे। और यहीं से खुलता है उनकी जिंदगी का वो अध्याय जिसने उन्हें सिर्फ पंजाब का नहीं, हर सरकार का क्राइसिस मैन बनाया। वैसे सिलसिला असम से ही शुरू हो चुका था। वो असम जिसकी शुरुआत में हमने आपको कहानी सुनाई थी, दंगों, आंदोलनों, जातीय हिंसा के बीच 28 साल, जहां गिल ने भीड़ को पढ़ना, काबू करना सिखाया। वो चलते पुल वाला किस्सा जो हमने आपको बताया, जहां पर गाड़ी लेकर वो निकल गए, पंजाब के बारे में आपको बताया। साल 2000 में LTTE से जूझते श्रीलंका तक ने KPS गिल से रणनीति मांगी थी, लेकिन KPS गिल की जिंदगी एक पड़ाव आया 2002 में, सबसे विवादित पड़ाव। 27 फरवरी साल 2002 गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी जलाई गई थी। 59 लोग मारे गए थे, अधिकतर कार सेवक थे। उसके बाद गुजरात ऐसा जला जैसे आजाद भारत में कम ही देखा गया। हफ्तों तक हिंसा चली। सरकारी आंकड़ों में 1000 से ज्यादा मौतें हुई, जिसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। सवाल हर तरफ से उठ रहे थे और हालात काबू में नहीं आ रहे थे। तब केंद्र की वाजपेयी सरकार को एक बार फिर वही नाम याद आया और 2002 में KPS गिल को गुजरात भेजा गया। उस वक्त के मुख्यमंत्री और मौजूदा दौर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुरक्षा सलाहकार बनाकर। KPS गिल ने गुजरात में भी वही किया जो उनकी पहचान थी। पुलिस को जवाबदेह बनाया, ढील बरतने वाले अफसरों पर सख्ती, सड़कों पर फोर्स की दिखती हुई मौजूदगी। उनके पहुंचने के बाद हफ्तों में हिंसा थमती चली गई। अब इसका
कितना श्रेय केपीएस गिल को जाता है, इस पर राय बटी है। समर्थक कहते हैं कि गिल के आते ही पुलिस का रवैया बदल गया। ये उनकी ताकत थी कि हिंदू मुसलमान दोनों शांत हो गए। लोगों को डर था कि जो कुछ इसने पंजाब में किया था वो गुजरात में नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से लोग शांत हुए, दंगाई शांत हुए, डर गए। पुलिस अफसर में हौसला आ गया, वो फोर्स की रीढ़ सीधी करते थे। आलोचक कहते हैं कि हिंसा का सबसे बुरा दौर उनके पहुंचने से पहले गुजर चुका था। एक सलाहकार के पास कितनी ताकत होती है लोग जानते हैं। सालों बाद 2013 में अपनी जीवनी के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में गिल ने उन दंगों में मुख्यमंत्री की किसी भूमिका से इंकार किया था। इस बयान ने उन्हें उस बहस का भी किरदार बनाया जो आज तक खत्म नहीं हुई। यानी गुजरात में भी गिल वही कर रहे थे जो पूरी जिंदगी थी, एक पक्ष के लिए आग बुझाने वाला और दूसरे के लिए सवालों के घेरे में खड़ा थी। इसके बाद 2006 में नक्सलियों से जूझते छत्तीसगढ़ ने बुलाया। यानी असम से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर श्रीलंका, श्रीलंका से लेकर गुजरात और गुजरात से लेकर बस्तर के जंगलों तक जहां जहां हिंदुस्तान में आग लगी, कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री, नाम सबको एक याद आ रहा था, केपीएस गिल का। और आप ये भी याद रखिए कि आदमी खुद ताउम्र निशाने पर रहा। कई बार केपीएस गिल की हत्या की साजिशें पकड़ी गई। आखिरी सांस तक उसे सबसे ऊंचे दर्जे की सुरक्षा में जीना पड़ा। जिस जंग को वो जीत चुके थे वो उनके लिए कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। केपीएस गिल के बारे में कहते हैं कि वो शराब के बड़े शौकीन थे। कितनी शराब गटक लेते थे अंदाजा नहीं, और फिर भी अपने आप को संभाल लेते थे, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। और फिर 26 मई 2017 को दिल्ली में 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मौत के दिन देश की प्रतिक्रिया वही थी जो पूरी जिंदगी में थी, दो हिस्सों में बटी हुई। एक तरफ श्रद्धांजलियों की बाढ़ आई कि देश ने अपना सबसे बड़ा योद्धा खो दिया। दूसरी तरफ पंजाब के गांवों में बैठे वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने बस इतना पूछा कि हमारे बेटों का हिसाब कौन देगा। और यहीं से जन्म लेता है वो सवाल अंत में, केपीएस गिल आखिर कौन थे? हिंदुस्तान के क्राइसिस मैन, भारत का सबसे जाबाज बेटा, या पंजाब का कातिल, या पंजाब का रखवाला? देखिए, इसमें दो पक्ष हैं और ये कमजोर दलीलों से ताकत से बता रहे हैं। पहला पक्ष जो कहता है रखवाला, सबूत आज का पंजाब शांत है, आबाद है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। समर्थक सबसे पहले यही कहते हैं कि जो लोग आज गिल पर सवाल उठाते हैं वो उसी पंजाब में उठा रहे हैं जो गिल के बाद का है। वो याद दिलाते हैं कि सामने वाला कोई साधु नहीं थे। गिल के सामने वो लोग थे जिन्होंने 1700 से अधिक पुलिसकर्मियों को मारा था, जो ट्रेनों और बसों से यात्रियों को उतार कर लाइन में खड़ा कर गोली मारते थे, जिनसे बातचीत की हर कोशिश नाकाम थी। और अगर संभव होती तो 90 के दशक में जब भारत सरकार ने गिल को दिल्ली बुलाया था, जो आतंकवादियों ने कहा था, तो शांति आती। उस वक्त के डीजीपी के बेटे की हत्या नहीं होती, 1700 से अधिक शहीद पुलिसकर्मी नहीं होते। गिल के चाहने वाले कहते हैं खालड़ा केस समेत किसी भी मुठभेड़ के मामले में किसी अदालत ने गिल को पर्सनली दोषी नहीं माना, और दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई हथियारबंद बगावत फूलों से खत्म हुई होगी। लेकिन दूसरा पक्ष जो केपीएस गिल को कातिल कहता है, उसका सबसे बड़ा तर्क है कि नतीजे चाहे जो भी हो, तरीका उसे जायज नहीं बना देता। संविधान को ताक पर रखकर जो शांति आई वो शांति नहीं, खामोशी है जो डर से पैदा की जाती है। अगर सिर्फ 3 शमशान घाट से केपीएस गिल के दौर में 2097 गुपचुप अंतिम संस्कार लावारिस लाशें निकलती हैं तो पूरे पंजाब में कितनी होंगी? और उसका हिसाब तो हुआ ही नहीं। और जो आदमी सिर्फ गिनती कर रहा था उसे भी मार दिया गया। अदालत ने माना कि मारने वाले वर्दी में थे, मुआवजे बांटे गए, कुछ सिपाही जेल गए, लेकिन ऊपर बैठे किसी अफसर की जवाबदेही तय नहीं हुई। सजा हमेशा नीचे वालों तक रही जो ऊपर गई ही नहीं। सबसे ताजा सबूत यह है कि जख्म आज भी हरा है। 2026 में भी एक फिल्म 48 घंटे नहीं झेल पाई। अब आखिरी बात ध्यान सुनिएगा। पंजाब में 2 माएं हैं। एक वो मां जिसका बेटा रोज की तरह बस में बैठा था, उग्रवादियों ने बस रोकी, बेटे को उतारा, गोली मार दी। उस मां से अगर आप पूछेंगे केपीएस गिल कौन है, तो वो कहेगी वो ना आते तो ये सिलसिला कभी रुकता नहीं। केपीएस गिल वो है जिन्होंने हमारा बदला लिया और मुझ जैसी माओ के बेटों को मरने से बचाया। उसी पंजाब में दूसरी तरफ वो मां भी है जिसके बेटे को एक रात पुलिस उठा ले गई, न गिरफ्तारी, न मुकदमा, न लाश, और 30 साल से वो थाने के चक्कर काट रही है। अगर आप उससे पूछेंगे केपीएस गिल कौन थे,
तो वो कहेगी जिस सिस्टम ने मेरा बेटा निगल लिया उस सिस्टम का सबसे बड़ा चेहरा केपीएस गिल थे। अब इन दोनों माओं में से कौन सी मां झूठ बोल रही है, ये सवाल अगर हम आपको दें तो आपके पास भी शायद इसका जवाब नहीं होगा। शायद दोनों सच बोल रही है और शायद केपीएस गिल की कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, यहां सच एक नहीं है, दो है और दोनों के पास सबूत है। सतलुज का 48 घंटे में हट जाना बस इतना बताता है कि ये इतिहास अभी इतिहास बना ही नहीं है, ये आज भी वर्तमान है। और सतलुज पहली फिल्म नहीं है, माचिस से लेकर पंजाब 1984 और चौथी कूट तक सिनेमा 30 साल से इसी दौर के सवाल पूछ रहा है। जिस दिन ये देश दोनों माओं की बात एक साथ सुन पाएगा, शायद उस दिन ये जख्म भरने शुरू हो जाएंगे। अब वापस वही सवाल जो मैंने ओपनिंग में आपके हवाले छोड़ा था, केपीएस गिल क्या थे? देश के सबसे जाबाज अफसर, पंजाब के सबसे बड़े कातिल, या वो आदमी जो दोनों था? और इसके नीचे छिपा वो सवाल जो इन तीनों से बड़ा है, क्या शांति की कीमत इतनी भारी होनी चाहिए? या शांति के लिए कुछ कीमतें चुकानी ही पड़ती है? इतिहास की कोई भी लड़ाई देख लीजिए, हर जगह। और इसी को जंग की दुनिया में कोलेटरल डैमेज कहा गया। लेकिन क्या वो कोलेटरल डैमेज अपनों का हो सकता है? इतना बड़ा? दोनों तरफ माएं हैं, दोनों तरफ बेटे हैं, दोनों तरफ आंसू हैं। और अब आपके जवाब का इंतजार है। कमेंट में सिर्फ एक शब्द, केपीएस गिल भारत का सबसे बड़ा सुपर कॉप या कातिल, या दोनों? और उसके नीचे एक लाइन ये भी कि क्यों? बस इसे एक शर्त के साथ। आप अपनी बात रखिए, दूसरे पक्ष को बगैर गाली दिए, क्योंकि यही तो वो चीज है जो उस दौर में सबसे पहले मरी थी, दूसरे की बात सुनने का सब्र। हमने कोशिश की ईमानदारी से दोनों पक्ष की सारी बातों को आपके सामने रख दें, ताकि पूरा सच आप समझ सके। अब जवाब की बारी आपकी है। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। केपीएस गिल कौन और क्यों? वीडियो अच्छा लगा, सोचने पर मजबूर किया तो हमसे जुड़िएगा, इस कहानी को अपनों से शेयर कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप पर भी रहिएगा। हमसे रिश्ता मजबूत कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। जय पंजाब, जय भारत। कुछ सवाल जो है ना वो इतने मुश्किल होते हैं कि उनका जवाब देना जो है वो बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होता। ख़ास तौर पर जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में आपको वाकई में ऐसे लोग जो है वो नज़र आते हैं जिन्हें एक तरफ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई होती है और ऑन दी अदर साइड उसी चीज़ से बहुत सारे लोगों को राहत भी जो है वो मिल रही होती है। तो वहाँ पे वाकई में जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जहाँ तक हम लोग चीज़ों को देखकर मतलब मैं समझ पाई हूँ चीज़ों को, हर चीज़ की एक कीमत होती है। एंड ऑनेस्टली ये वाकई में डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई सही कौन है, गलत कौन है। सही और गलत सिचुएशंस होती हैं जो कि मुझे लगता है कि इंसान को उस टाइम पर किसी के लिए सही कर देती हैं और किसी के लिए बहुत गलत कर देती हैं। तो मुझे ऑनेस्टली इस पूरे वाक़ये के बारे में तो पता नहीं था। मूवी का सुना ज़रूर था, लेकिन वो हटा दी गई है, क्यों हटा दी गई है ये भी पता नहीं था। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि मूवी क्यों हटा दी गई है, जब इस वाक़ये के बारे में ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है पहले से। तो फिर मतलब हटाने का मुझे नहीं मतलब समझ आ रहा कि क्यों हटाई गई है। ये मुझे भी नहीं पता, ये आप भी जो है वो बताइएगा। लेकिन जो है जैसे अभी हम सुन रहे थे कि भाई हर जगह जो है वो उन्हें बुलाया गया, बेशक वो असम हो, बेशक वो गुजरात हो, बेशक पंजाब हो, हर जगह जो है इवन के रिटायरमेंट के बाद भी जो है उनकी आवश्यकता जो है वो सिस्टम को रही। तो आप यहाँ से जो है ये चीज़ देख सकते हैं भाई वो सिस्टम में जो है जिनके जो मामला थे उनको वो किस तरह जो है वो डील करते होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर समझती हूँ कि जहाँ पर अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं ना, वहाँ पर अच्छी चीज़ों की आड़ में बहुत कभी कभी गलत चीज़ें भी हो जाती हैं। और बीच में जिक्र भी किया गया, बीच में जिक्र भी किया गया उसका। तो हर तरह की पॉसिबिलिटी हर सिचुएशन में रहती है। हम अगर कहें ना नहीं सब कुछ सही है और सब कुछ गलत है, मुझे लगता है ऐसा नहीं होता। हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। इट्स जस्ट एक थिन सी लाइन है, आपकी अप्रोच क्या है चीज़ों को समझने की, वो बहुत मैटर करती है।
कुछ लोग इमोशनली डील करते हैं, कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकली डील करते हैं, और जो बहुत प्रैक्टिकली डील करते हैं वो इमोशनल लोगों के लिए बहुत, हम कहेंगे कि वो स्टबन होते हैं और रूड होते हैं, या हम कहेंगे पत्थर दिल होते हैं। और जो लोग इमोशनली करते हैं तो इमोशनली चीज़ें हैंडल करने में चीज़ें कभी भी बहुत ज़्यादा सही नहीं होती, ये भी एक हकीकत है। सो बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि इस चीज़ को, इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि अगेन ये एक ऐसी हिस्ट्री का एक पार्ट है जो कि मैं कहूँगी कि हमारे जैसे लोगों के लिए तो अनटच्ड है, हम लोगों ने कभी इसके बारे में सुना नहीं है, लेकिन क्योंकि जैसे मूवी आई है तो मुझे लग रहा है दोबारा से लोगों के अंदर वो एक चीज़, वो एक सेंसेशन वो बन जाती है कि लोग उसके बारे में डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं। सो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना। बाय।